वर्ल्ड वॉर वन में 20 मिलियन और वर्ल्ड वॉर टू में करीब 50 मिलियन। एडोल्फ हिटलर की बेरहमी ने करीबन 6 मिलियन जूइश की जान ली थी। चंगेज खान ने तो पूरी धरती की 10% पॉपुलेशन यानी कि 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जिस दास्तान की बात मैं आज करूंगा उसके सामने बड़े से बड़े युद्ध भी फीके पड़ जाएंगे, जिसकी हकीकत सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 740 मिलियन लोगों की मौत इस दास्तान की सच्चाई बन गई थी और यह वाकया कोई और नहीं ब्रिटिश हुकूमत की है भारत वंश पर। यूनियन फ्लैग का ऊंचा लहराता झंडा लाखों बेगुनाह हिंदुस्तानियों की लाशों की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज भी हर पन्ने पर क्रांतिकारियों के बलिदान और खून के धब्बे साफ दिखाई देते हैं। अपने 200 साल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे 45 ट्रिलियन डॉलर्स भारत से लूटकर इंग्लैंड ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी थीं और भारत को खोखला कर दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अंसारी और आज बच्चों हम बात करेंगे हमारे देश की वो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। और इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एम्बाइब लेकर आया है आपके लिए एक छोटी सी दास्तान, हमारे देश का कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल जो सन 1857 से 1947 तक की बड़ी जो घटनाएं हैं उस पर आधारित है। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की, जहां पर हमारे देश के एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैरकपुर में। और आप जानते हैं मंगल पांडे जी जो हैं वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इस 1857 की क्रांति में बच्चों इतना खून बहा कि ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया तक ये बात जब पहुंची तो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने गई है या खून खराबा करने गई। और ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने उस समय के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उनसे कहा कि भारत में कानून पास करो। लॉर्ड कैनिंग ने कानून पास किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत पर कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में लिया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कहानी में, तो सन 1859 का, जगह थी बंगाल का नादिया जिला। और आपको मालूम है कि अंग्रेज जबरदस्ती जो हमारे देश के किसान थे उनसे नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने के बच्चों दो बहुत बड़े साइड इफेक्ट थे। पहला तो यह कि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी और हमारे किसान जो थे वो नील को मार्केट में नहीं बेच सकते थे, उन्हें अंग्रेजों को देना पड़ता था। अंग्रेज जो हैं कौड़ी के दाम पर खरीदते थे और इंटरनेशनल मार्केट में हैवी प्रॉफिट्स पर बेचते थे। और इस कारण दो भाई हुआ करते थे जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, जिन्होंने 1859 में बंगाल के नादिया जिले में इंडिगो रिवोल्ट किया था। इस इंडिगो रिवोल्ट को हम नील दर्पण के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं तो बेटा कहते हैं कि इंसान के कहते हैं ग्रह नक्षत्र बदल गए और दिन था 2 अक्टूबर 1869 का। गुजरात के पोरबंदर में एक महान व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी की जन्म हुआ और यहां से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इसी बीच बच्चों क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों की जो क्रूरता थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी
और सन था 1872 का। भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड मायो। वो अंडमान निकोबार गए थे और अंडमान निकोबार में आप जानते हैं अंग्रेजों की बड़ी फेमस जेल थी जिसका नाम था काला पानी। आप जानते होंगे, सेल्यूलर जेल जिसे कहते हैं। वहां पर एक पठान जिसका नाम था शेर आफरीदी, वो सजा काट रहा था और वो जेल तोड़कर भागा था। तभी लॉर्ड मायो से मिल गए और उसने लॉर्ड मायो को चाकू मारकर हत्या कर दी। लॉर्ड मायो पहले ब्रिटिश वाइसरॉय थे जिनका उनके कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी। धीरे धीरे अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीय लोगों की भी थोड़ी सुननी पड़ेगी। और अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय लोग आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, हम एक इंडियन से अलग अलग जाकर बात नहीं कर सकते। और सन 1885 की बात है, बॉम्बे का संस्कृत कॉलेज जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में 3 लोगों का बहुत अहम योगदान रहा गया है। किताबों में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में हमेशा A.O. ह्यूम का नाम आता है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बेटा 3 लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें A.O. ह्यूम, डी वाचा और दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे। चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं और भारत में एक राज्य था जिसका नाम था बंगाल। आप तो जानते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा था बच्चों, और बंगाल बड़ा होने के वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर हिंदू मुसलमान एक थे और अंग्रेज जानते थे कि अगर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट तो डालनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने एक बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और लॉर्ड कर्जन उस समय के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का बहाना बताकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बताए गए, लेकिन कारण एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थे। कारण यह थे कि हिंदू मुसलमानों को अलग करना था और बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि कांग्रेस में भी कुछ लोग आवाज उठाने लगे। एक तरफ जब 1907 का कांग्रेस का सेशन हुआ सूरत में, तो लोग बंगाल के विभाजन को लेकर बवाल मचाने लगे। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को अब चुपचाप नहीं बैठना है, बल्कि अंग्रेजों के सामने कन्फ्रंट करना होगा। और 1907 का सूरत सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर कांग्रेस 2 भागों में टूटा। एक तरफ बने बेटा मॉडरेट्स, जिन्हें हम नरम दल भी कहते हैं, जिसके हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आगे चलकर आप जानते ही होंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। और दूसरी तरफ थे गरम दल, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, जिसके लीडर थे आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब बंगाल के विभाजन से क्या होता है कि भारत में एक मूवमेंट शुरू होता है, जिस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट, सन 1905 में। और इस स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया 3 लोगों ने, जिनका नाम था लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अंग्रेज जानते थे कि हिंदू मुसलमान के बीच उन्होंने फूट तो डाल दी है, और अंग्रेजों ने कहा कि 2 लोगों के बीच शासन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक को धुतकारो और एक को पुचकारो। अंग्रेजों ने मुसलमान नेताओं को बुलाया और कहा, देखिए हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि कांग्रेस आपकी इज्जत नहीं करती और आपके योगदानों को नकारा जा रहा है। जब देश आजाद होगा तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा। इससे उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की। और इस चक्कर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नवाब समीउल्लाह खान। उन्होंने सन 1906 में बांग्लादेश के ढाका, जिसे आजकल आप बांग्लादेश की राजधानी ढाका कहते हैं, पहले भारत का हिस्सा थी, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया नवाब समीउल्लाह खान ने, जिसके पहले हेड बने आगा खान साहब। अंग्रेजों का अत्याचार भारत में लगातार बढ़ रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर का एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट था जिसका नाम था हेनरी किंग्सफोर्ड। उसके अत्याचार से लोग परेशान थे
और दो बहुत छोटे बच्चे, उस जमाने में बच्चे ही कहेंगे, 13 साल की उम्र के खुदीराम बोस और उनके मित्र प्रफुल्ल चक्की ने हेनरी किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका बिहार के मुजफ्फरपुर में। हालांकि हेनरी किंग्सफोर्ड की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन खुदीराम बोस ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाया। मात्र 18 साल की उम्र में वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। कहानी और आगे बढ़ती है और अंग्रेजों ने, कहते हैं ना बेटा कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, कोशिश करी अपनी हर एक बुरी हरकत करने की। और अंग्रेजों ने 1909 में एक कानून पास किया जिसका नाम रखा इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और उसमें अंग्रेजों ने जानबूझ करके मुसलमानों को आरक्षण दिया ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई और बढ़ सके। तो बच्चों, बंगाल का विभाजन का बहुत विरोध हो रहा था और सन 1911 में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया और फिर यह डिसाइड किया गया कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाए। राजधानी जब दिल्ली शिफ्ट की गई तो उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंगे, और वो चांदनी चौक में जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तभी एक नेशनलिस्ट लीडर थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। उन्होंने उनके ऊपर भैया बम फेंक दिया। हालांकि लॉर्ड हार्डिंगे बच गए, लेकिन रास बिहारी बोस भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, वो वहां से जापान भाग गए। इस केस को बहुत ही फेमसली हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। इन सब के चलते जरूरत थी भारत में एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के नेशनल मूवमेंट को लीड कर सके, हिंदू मुसलमान को एक कर सके। और वही हुआ कि 9 जनवरी 1915 का वो ऐतिहासिक दिन याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे वो किसके कहने पर आए थे। तो महात्मा गांधी 2 लोगों के कहने पर भारत आए थे, जिसमें उनके एक पॉलिटिकल गुरु जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और एक बहुत ही फेमस पत्रकार थे जो गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज। और उसके बाद गांधी जी पूरे भारत का उन्होंने 1 साल चक्कर लगाया, बस से, ट्रेन से, पैदल, नाव से, और टू फील द पल्स ऑफ द नेशन। उसके बाद गांधी जी का जो पहला पब्लिक अपीयरेंस हुआ वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ 1916 में, जिसकी शुरुआत मदन मोहन मालवीय साहब ने की थी। इसके बाद बच्चों, लखनऊ का एक बहुत ही फेमस सेशन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार जी ने की थी। और एसी मजूमदार जी के जो अध्यक्ष थे लखनऊ सेशन में, वो बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पर एक ऐतिहासिक चीज हुई थी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक साथ हिस्सा लिया, लखनऊ पैक्ट पर दस्तखत हुए, और एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से मिलने आया था बिहार से, और उसने गांधी जी से बताया कि अंग्रेज किस तरह से बिहार में किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और इसके बाद गांधी जी ने लगातार 3 सत्याग्रह किए, 1917 का चंपारण, 1918 का खेड़ा और 1918 का अहमदाबाद सत्याग्रह। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई साहब ये मार्केट में कौन सी नई चीज आ गई। अंग्रेजों ने 1919 में एक कानून पास किया जिसका नाम था रोलैट्स एक्ट, और अंग्रेजों ने कहा कि अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते पकड़ा गया तो बिना किसी केस, बिना किसी मुकदमे के उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा वाह भाई, ये तो काला कानून है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। और पंजाब में 2 बड़े फेमस नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू खान। उन्हें रोलैट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसका विरोध में 13 अप्रैल 1919 को लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, और उस जलियांवाला बाग में रेजिडेंट डायर, जनरल रेजिडेंट डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें 1581 मासूम लोग शहीद हुए।
हालांकि सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो संख्या आपको सिर्फ 379 दिखाई देगी। और इस बात का अंग्रेजों को बहुत गर्व था जो उन्होंने जलियांवाला बाग में किया। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गांधी जी ने एक नया आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने कहा देशवासियों से कि आप हिंसा ना करिएगा, मैं वादा करता हूं कि आपको मैं आजादी जल्द दिलाऊंगा। लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है और लोग गांधी जी की बात को मानते थे। दिन था 4 फरवरी 1922 का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा और लोग शांति से जुलूस निकाल रहे थे, तभी अंग्रेजों ने जुलूस पर आक्रमण कर दिया। लोग नाराज हो गए और लोगों ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। गांधी जी ने कहा कि मैंने मना किया था कि आप हिंसा नहीं करेंगे, और गांधी जी ने कहा कि अभी हमारा देश आजादी के लिए तैयार नहीं है, और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन के वापस लेने से कई सारे लोग महात्मा गांधी से अलग हो गए और भारत में लोगों को लगने लगा कि क्रांति के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। उन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह जैसे बहुत ही फेमस क्रांतिकारी थे। और इन सब ने डिसाइड किया कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के लिए जज्बा नहीं, पैसे भी चाहिए थे। और इन्होंने डिसाइड किया कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन है जिसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा है, उसको लूटा जाए। लखनऊ के आउटर में काकोरी स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका गया 9 अगस्त 1925 को और लाखों रुपए की डकैती हुई। बाद में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे लोगों को फांसी दे दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले और बाद में उन्होंने एचआरए की बागडोर एक नौजवान सरदार भगत सिंह जी को सौंप दी। सरदार भगत सिंह जी ने एचआरए का नाम बदलकर उसका नाम एचएसआरए रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और डिसाइड किया कि एचएसआरए सबसे पहला साथ देगी लाहौर में लाला लाजपत राय का जब विरोध किया जाएगा साइमन कमीशन का। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और वहां पर आप जानते हैं कि लाहौर के पुलिस कमिश्नर स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय के सर पर गहरी चोट लगने से उनकी मौत हो गई। लेकिन लाला लाजपत राय की मौत खाली नहीं जाएगी और क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया कि इसका बदला लेंगे और लाहौर के पुलिस कमिश्नर स्कॉट को मारने की प्लानिंग हुई। जब ये लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर पे पहुंचे तो वहां उन्हें स्कॉट नहीं, उन्हें वहां पर सॉन्डर्स मिल गया, और इनकी किसी से जाति दुश्मनी तो थी नहीं, तो भाई साहब जो मिला उसको चमकाया गया। और सॉन्डर्स जो कि लाहौर का एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसको दिन दहाड़े गोलियां मारी गई और लाला लाजपत राय की मौत का बदला। उसके बाद सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वहां से सीधे कलकत्ता की तरफ चले गए और अंग्रेजों ने शक के आधार पर सरदार भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया। हालांकि सरदार भगत सिंह को इस बात से बहुत नाराजगी हुई। उनको लगा कि मैं तो क्रांतिकारी हूं और मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। उन्होंने कहा यह साबित करना होगा कि हम आतंकवादी नहीं, हम क्रांतिकारी हैं, तो खुद को गिरफ्तार करवाना होगा। लेकिन सॉन्डर्स मर्डर केस में अगर जाकर हमने गिरफ्तारी दी तो सुनवाई भी नहीं होगी, तो कुछ और करना होगा जिसमें केस चले। तो सरदार भगत सिंह जी का साथ दिया उनके एक मित्र थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त।
और सन 1929 में दिल्ली की असेंबली में सरदार भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंके और वहां से भागे नहीं, खुद को गिरफ्तार करवाया। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वो बम सिर्फ धुएं के बम फेंके थे ताकि बहरों को सुनाई दे। कहते हैं ना, बहरों को सुनने के लिए आवाज की जरूरत थी। और उसके बाद सरदार भगत सिंह के ऊपर केस चला। परेशानी यह थी कि अंग्रेजों के सामने कांग्रेस आधा शासन मांग रही थी और सरदार भगत सिंह पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस को लगा कि भैया ये तो पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। तो सन 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। वहां पर एक नौजवान लीडर थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी कहा कि कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई स्वराज नहीं, वी वांट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यह बात अंग्रेज समझ गए थे कि यह प्रेशर सरदार भगत सिंह का है और इस चक्कर में 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल। अब अंग्रेजों को लगा कि वो भारत पर शासन आसानी से कर लेंगे। उन्हें लगा कि सिर्फ गांधी को ही रोकना है और अब हिंदू मुसलमान तो बहुत हो चुका तो सोचा कि क्यों ना हिंदू धर्म में भी सेंध मारी जाए। हिंदू धर्म में क्या था बेटा कि एक अपर कास्ट थी, एक लोअर कास्ट थी। लोअर कास्ट के लीडर थे हमारे B.R. अम्बेडकर साहब और वही चाल अंग्रेजों की पुरानी, अंग्रेजों ने B.R. अम्बेडकर साहब को भर दिया कि हम शेड्यूल कास्टों को आरक्षण देना चाहते हैं और उनको अपने साथ ले लिया। गांधी जी इसका विरोध करते अंग्रेजों को मालूम था और अंग्रेजों ने बिना किसी अपराध गांधी जी को पकड़कर पुणे के यरावाड़ा जेल में बंद कर दिया। लेकिन गांधी जी हमारे गांधी जी थे, उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ दिया, आई विल फास्ट टिल माई डेथ, मैं अपनी मौत तक अनशन करूंगा। और गांधी जी 28 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। फाइनली 1932 में पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। गांधी जी की तबीयत इतनी खराब थी 28 दिन भूख हड़ताल पर बैठने से कि उनके बिहाफ पर उस पूना पैक्ट पर साइन मदन मोहन मालवीय जी ने किया। एक घटना है बच्चों, सन 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। दरअसल अंग्रेजों ने एक ऐसी चीज पर टैक्स लगाया जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, वो था नमक। भाई नमक तो शरीर के लिए जरूरत है, जरूरी है उस पर भी टैक्स दें। और जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से डांडी निकल गए 400 किलोमीटर दूर पैदल उस नमक कानून का विरोध करने। गांधी जी अपने घर से अकेले, साबरमती आश्रम से अकेले निकले थे और जब डांडी पहुंचे तो लाखों लोगों का समर्थन उनके साथ था। 1 सितंबर 1939 का दिन तो आपको मालूम ही होगा, जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और दूसरे विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि दो लोग अंग्रेजों को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे, जिसमें एक था एडोल्फ हिटलर और एक था बेनिटो मुसोलिनी। और अंग्रेजों के लाखों सैनिक मर रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि लड़ने मरने के लिए हम अपने सैनिकों को क्यों आगे करें, जब भारतीय सैनिक हैं तो क्यों ना उन्हें आगे कर दिया जाए। और अंग्रेजों ने भारत में एक हाई लेवल मिशन को भेजा जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन, मार्च 1942 को। और क्रिप्स ने कहा आकर के कि अगर भारत ने अंग्रेजों का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भारत को आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा देखो क्रिप्स बाबू, हम तुम्हारा साथ तो दे रहे हैं, लेकिन ये हर चीज पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मत करो। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20 साल चलेगा तो क्या हमें 20 साल आजादी नहीं मिलेगी? और गांधी जी ने कहा यह क्रिप्स झूठा आदमी है। गांधी जी ने कहा ही इज द पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। ये एक ऐसा दिवालिया बैंक का चेक है, वो भी पोस्ट डेटेड चेक, जो कभी क्लियर नहीं होगा।
ये हमें झूठे आश्वासन दे रहा है, ये कभी सत्य नहीं कहता। और इससे नाराज होकर गांधी जी ने फैसला लिया अपने आखिरी आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो शुरू होता है अगस्त 1942 को बंबई से। और गांधी जी ने एक मशहूर नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। या तो भैया आप करो या फिर मरो। और इस आंदोलन में कई बड़े नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम अरुणा असफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद जैसे नेताओं का नाम आता रहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजों ने एक मुस्लिम लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उनको पहले ही कहा था कि हम आपको पाकिस्तान नाम का देश दे देंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे अड़े हुए थे कि पाकिस्तान उन्हें मिलकर रहेगा। बहुत कोशिशें की गई कि भारत पाकिस्तान अलग ना हो। यहां तक जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस तक करी गई, जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों को बैठाया गया कि एक समझौता हो सके। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना समझौते के मूड पर नहीं थे और देश में चारों ओर हिंसा हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बड़ी गंदी बात कही। उन्होंने कहा, आइदर इंडिया विल बी अ डिवाइडेड इंडिया और इट विल बी अ डिस्ट्रॉयड इंडिया, बट इट कैन नॉट बी अ यूनाइटेड इंडिया। देश में हो रही हिंसा को रोकने के लिए फाइनली कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हम पाकिस्तान को भारत से अलग करेंगे। और जून 3 प्लान, जिसे हम माउंट बैटन प्लान कहते हैं, 3 जून 1947 को फाइनली डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे। अब भारत की आजादी का कानून पास होना था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जो कि 4 जुलाई 1947 को पास किया गया। और फाइनली 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. तो ये था बच्चों आजादी का सफर सन 1857 से 1947 तक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।